हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष शर्मा और आज हम लोग आपका स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 11 ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज़। हमें पता चल रहा है कि ये आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज़ बहुत लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब दे पा रही है और जितना भी पॉसिबल होता है उतने सवालों का जवाब हम देते हैं। हालांकि कई यूज़र हमसे गुस्सा भी होते हैं कि हमने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, पर टाइम की लिमिटेशंस की वजह से और रिकॉर्डिंग की लिमिटेशंस की वजह से हम लोग कुछ ही सवालों के जवाब देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन पूछा है अमन राजपूत जी ने, और अमन राजपूत जी ने पूछा है कि उनको L4 L5 डिस्क है और वो L4 L5 डिस्क की सर्जरी कराने के बाद क्या उनको फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए अमन जी, L4 L5 डिस्क बहुत ही कॉमन डिस्क हर्निएशन है। मेरे ख्याल से शायद सबसे ज़्यादा होने वाला डिस्क हर्निएशन है लंबर स्पाइन में आफ्टर L5 S1। और इस वाले हर्निएशन में हम लोग जनरली अगर पेशेंट को दवाई से आराम नहीं आ रहा है, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आ रहा है, कायरोप्रैक्टर्स की हेल्प से आराम नहीं आ रहा है और पेशेंट काफ़ी परेशान हो चुका है दवाई लेके, लॉन्ग टर्म दवाई लेके, तो हम लोग पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि एक ऑप्शन ट्रीटमेंट का सर्जरी भी है। हालांकि ये मेन ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले फिजियोथेरेपी ही लेनी चाहिए, दवाइयाँ ही लेनी चाहिए, एक्सरसाइज ही लेनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट जो भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हो उससे डिस्कस कर सकते हैं और आप एंडोस्कोपी के बारे में, माइक्रोस्कोपी के बारे में या ओपन सर्जरी के बारे में जान सकते हैं। रही बात सर्जरी की, तो आजकल की टेक्निक्स जो होती हैं वो मिनिमली इन्वेसिव होती हैं। बहुत ही छोटी सी जगह से अंदर जाके हम लोग एंडोस्कोप की मदद से डिस्क को निकाल देते हैं और L4 L5 हर्निएशन हमेशा एंडोस्कोप से ट्रीट हो सकता है और बहुत ही आराम से इसको बिना बेहोशी के किया जा सकता है। जब हम इस सर्जरी को करते हैं उसके बाद रीहर्निएशन रेट्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी। तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ज़्यादा सेफ है एज कंपेयर्ड, और रिलेटिवली चांसेस कि आपको फिर से ये प्रॉब्लम आए ना के बराबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल अवनीश जी का है। अवनीश जी ने बोला है कि उनकी माइक्रो डिस्केक्टमी सर्जरी हुई है और माइक्रो डिस्केक्टमी सर्जरी करने के बाद उनको काफ़ी दर्द है, उनका चीरा भी है उनके कमर में और उनको अभी भी उनको आराम नहीं मिला है सर्जरी के बाद। तो देखिए अवनीश जी, कभी कभी माइक्रो डिस्केक्टमी सर्जरी के बाद ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को आराम ना आए। ऐसे केस में सबसे ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें, एक नया MRI स्कैन करें, ज़रूरत पड़े तो CT स्कैन करें और पेशेंट को फिर से डिटेल में एग्जामिन किया जाए। और उसके लिए अवनीश जी सबसे अच्छे डॉक्टर होंगे वही जिन्होंने आपकी सर्जरी की है, क्योंकि इन्होंने सर्जरी को अंदर से समझा है, आपकी प्रॉब्लम को अंदर से समझा है और उनको डिटेल में पता है कि कितनी प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर पाए सर्जरी में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्जरी में पूरी प्रॉब्लम को एड्रेस करना सही पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कई सारे फैक्टर्स होते हैं अच्छा रिजल्ट आने में। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा परफेक्ट रिजल्ट आए, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है और इसमें या तो दवाइयों के सहारे या इंजेक्शन के या सहारे या फिर से रिपीट सर्जरी के सहारे पूरा रिजल्ट दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपकी नर्व्स में कोई भी परमानेंट डैमेज ना हुआ हो। और इसके लिए बेस्ट है आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, डिटेल में उनसे डिस्कस करिए, किसी भी अच्छे स्पाइन सर्जन से बात करिए और वो आपको इस प्रॉब्लम का हल ज़रूर बताएंगे। हम आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है शाहिद खान जी ने, और शाहिद खान जी कह रहे हैं कि उनको 1 साल से C5 C6 हर्निएशन है, जिसके लिए उन्होंने इनिशियली शायद कुछ दवाइयाँ ली होंगी और उन दवाइयों से उनको अच्छा रिजल्ट आ गया होगा, लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ गई, फिर से दर्द बढ़ने लगा और उनको फिर से दिक्कतें आ रही हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए शायद जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको दवाइयों से आराम आया है तो दवाई कारगर रही हैं। हम इस बात से नहीं हट सकते कि दवाइयों से आपका फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कायरोप्रैक्टिस, यही सब है इसका परमानेंट इलाज और यही इलाज हमें करना चाहिए पहले। यही बेस्ट ट्रीटमेंट है और इससे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। हालांकि ये कहना भी लाजमी है कि कुछ पेशेंट्स को इससे फ़ायदा नहीं होता और उनको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने स्पाइन सर्जन से संपर्क करना चाहिए, आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए, आपको उनको अपना MRI दिखाना चाहिए या भेजना चाहिए और उनसे कंसल्ट करने के बाद
आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से फ़ायदा मिलेगा या आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि उससे फ़ायदा शायद आपको ना मिले। तो बेस्ट है इसके बारे में स्पाइन सर्जन से राय लीजिए, डिस्कस करिए और अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का नेक्स्ट सवाल पूछा है संजय चक्रवर्ती जी ने। संजय चक्रवर्ती जी ने ये पूछा है कि क्या हम हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्लिप डिस्क के पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो संजय जी, हीटिंग पैड का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उससे कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम की बात है। ये सब लोकल सॉल्यूशंस हैं। हीटिंग पैड का यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोल्ड पैक का यूज़ करते हैं, कुछ लोग फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं, कुछ लोग दवाइयों का यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं और इनमें से कोई भी तरीका गलत नहीं है। कुछ लोग कायरोप्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं और कुछ लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग योगा का यूज़ करते हैं। तो कोई तरीका इनमें से गलत नहीं है। जो तरीका आप पे सूट कर रहा है वैसे ही मेरे हिसाब से दुनिया में सारे तरीके सर्जरी के अलावा यूज़ करने चाहिए, ट्राई करने चाहिए और उनमें से कोई भी तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप एग्जॉस्ट ना करें अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हाँ, यदि आपको लगे कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको एक कंसल्टेशन लेना चाहिए अपने स्पाइन सर्जन से, जो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में आगे दवाइयाँ लेनी हैं, इंजेक्शन लेना है या कोई और मोडालिटी यूज़ करनी है उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। हीटिंग पैड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, उसका जो ड्यूरेशन है उसको अल्टरनेट रखें और बहुत देर तक यूज़ ना करें और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यूज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच। आज का आखिरी सवाल, 5वां सवाल सुमंथा मलिक जी ने पूछा है और उन्होंने बोला है कि उनको L5 और S1 में कैनाल स्टेनोसिस है। क्या ये प्रॉब्लम सर्जरी से ठीक हो सकती है? उनका पहला सवाल है। उनका दूसरा सवाल है क्या इस सर्जरी में कोई खतरे हैं, और तीसरा उनका सवाल है कि क्या इस सर्जरी की प्राइस क्या है। तो देखिए सुमंता जी, तीनों सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल है कि क्या आप सर्जरी से ठीक हो सकती हैं। अगर आप दवाई, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हुई हैं तो आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं और सर्जरी से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम्स का बहुत सफल इलाज हम लोग एंडोस्कोप के माध्यम से करते हैं, कभी कभी माइक्रोस्कोप के माध्यम से करते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोग डिस्क के पेशेंट्स को देते हैं। बहुत 99.9% केसेस में आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई नर्व परमानेंट डैमेज हुई हो किसी की। अगर आपको पेन है तो वो बहुत अच्छी तरह रिड्यूस हो जाता है। जनरली सारे पेशेंट्स एक दिन के अंदर ही 99% पेन रिलीफ में आ जाते हैं। सुन्नाहट और वीकनेस होती है वो भी धीरे धीरे पेशेंट की चली जाती है। अगर आप ये पूछना चाहती हैं कि इसमें कितने खतरे रहते हैं, तो थ्योरेटिकली तो बहुत सारे खतरे हैं। आप नर्व के पास में काम कर रहे हैं, नर्व को इंजरी हो सकती है, नर्व को चोट लग सकती है, नर्व कट सकती है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा रेगुलरली नहीं होता। आप बिल्कुल वैसे ही मानिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली कितनी बार ऐसा होता है? चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, आप एक ट्रस्टेड ड्राइवर के साथ जा रहे हैं तो चांसेस नहीं है कि ऐसा हो। अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन के साथ ये सर्जरी करवा रहे हैं, जिन्होंने खूब सारी एंडोस्कोपी की हैं, जिनके रिजल्ट्स आपने देखे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर से सर्जरी कराएंगे और जिसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम की बात होनी चाहिए। तीसरी बात कॉस्ट की। तो सुमंता जी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरिएबल है इंडिया में। कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप बड़े सेंटर में सर्जरी करा रहे हैं, मिडिल क्लास सेंटर में सर्जरी करा रहे हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में सर्जरी करा रहे हैं। कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि सर्जरी आप ओपन सर्जरी करा रहे हैं, आप माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करा रहे हैं, आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करा रहे हैं, आप क्या सर्जरी करा रहे हैं। और ये सर्जरी कुछ हज़ारों से शुरू होकर कुछ लाखों तक जा सकती है। एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे वेरिएबल्स के साथ करीब 18 कॉस्ट बनती हैं और सारी कॉस्ट को डिस्कस कर पाना इस प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं है। बट आप मोटा मोटा मानिए कि 40,000 से सर्जरी शुरू हो जाती है और करीब 3.4 लाख के करीब तक जाती है, डिपेंडिंग किस तरह की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, किस हॉस्पिटल में सर्जरी हो रही है, ओपन हो रही है, माइक्रोस्कोपिक हो रही है या एंडोस्कोपिक हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सवाल का मैं जवाब दे पाया हूँगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके भी कुछ सवाल होंगे, आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप सब लोग इस चैनल को देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सवाल हैं नीचे दिए गए नंबरों पर हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई MRI है, आपके किसी रिलेटिव को कोई परेशानी है या आप खुद स्पाइन के पीड़ा से ग्रस्त हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी आपको आंसर करने के लिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।